नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं नॉर्थ ईस्ट लाइव और मुद्दा की संग के साथ स्टूडियो में मैं रंजीत। लॉकडाउन का आज 49वां दिन है और पूरे देश और दुनिया में कोरोना वायरस के चलते जो तबाही मची है वो अब तक पूर्वोत्तर भारत में भी इसकी वजह से चिंताएं बढ़ गई है। और पूर्वोत्तर भारत में खासकर चिंता इसलिए भी बढ़ी है क्योंकि देश के अन्य प्रांतों से लोगों का लौटना शुरू हो चुका है। नई दिल्ली से चलने वाली ट्रेन जो है वो डिब्रूगढ़ पहुंचेगी और इसमें करीब 1200 लोग होंगे। इसके लिए भी व्यापक तैयारियां की जा रही है और इसी तरह से पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों में भी बसों से और ट्रेनों से लोग लौट रहे हैं। राज्य सरकारें व्यापक पैमाने पर तैयारियां कर रही है। फ्रंट लाइन के सिपाही की बात करें तो मेडिकल स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ, पुलिस, ट्रांसपोर्ट के जो लोग हैं वो लोग काम कर ही रहे हैं। खुशी की बात यह है कि आज इस बीच एक कोरोना पैंडेमिक के बीच ही, कोरोना संक्रमण के बीच ही हम आज विश्व नर्स दिवस मना रहे हैं। हम आपको दिखाना चाहेंगे नर्स दिवस के मौके पर असम के विभिन्न प्रांतों में आज उनको सम्मानित किया गया। उनको सम्मानित करने के साथ ही उनके काम की सराहना की गई। और आप जो तस्वीरें देख रहे हैं ये असम के अलग अलग जिलों से आई है। केक काटे गए। इस महामारी के संकट के बीच भी लोग एक दूसरे का उत्साह बढ़ा रहे हैं। आप देख सकते हैं डॉक्टर, नर्स इसमें एक साथ जो नर्सिंग की सेवा है उसको लेके कितने जागरूक है और इसको लेके काम किया जा रहा है। हम भी नॉर्थ ईस्ट लाइव की तरफ से नर्सों को सम्मानित करते हैं, उनके प्रति श्रद्धा जताते हैं क्योंकि ये फ्रंट लाइन के सिपाही है और लगातार काम कर रहे हैं। हमारे साथ आज मुद्दा में चर्चा के लिए बहुत जल्द जुड़ जाएंगे रविशंकर रवि, वरिष्ठ पत्रकार है हमारे साथ। रूपम गोस्वामी जुड़ रहे हैं, नेता हैं भाजपा के। और हमारे साथ जुड़ेंगे रमन झा कुछ ही देर में। और डिब्रूगढ़ में जो रेलवे स्टेशन है वहाँ पे किस तरह से तैयारियां की जा रही है क्योंकि पहला जो जत्था आ रहा है वो बहुत जल्द पहुँचने वाला है, इसको लेकर भी तैयारियां जारी है। विक्रम सरकार हमारे साथ सिलचर से जुड़े हुए हैं क्योंकि सिलचर से नहीं लेकिन सिलचर के बगल से ही एक ट्रेन गुजरेगी नई दिल्ली से जो चल के अगरतला तक जाएगी। उस ट्रेन को लेकर भी वहाँ पे काफ़ी उत्कंठा है। हालांकि ये कुछ दिनों बाद अभी उसके लिए समय है। विक्रम, क्या लगता है आपको, चूंकि सिलचर में अचानक कोरोना संक्रमितों की संख्या का बढ़ जाना और अब भारी संख्या में दिल्ली से लोग अगरतला जाएंगे और बदरपुर में लोग रुकने वाले हैं, इसको लेकर लोगों की मानसिक स्थिति वहां पर कैसी है? हाँ रंजीत, जैसा कि हम जानते हैं कि ट्रेन सेवा शुरू हो गई है और दिल्ली से डिब्रूगढ़ और दिल्ली से जो अगरतला जाएगी जो ट्रेन वो बदरपुर होके जाएगी। और जैसा कि हम जानते हैं कि बराक घाटी में बदरपुर जो स्टेशन है वो एक सबसे बड़ा जंक्शन है, एक बड़ा यार्ड है। और उसी बदरपुर स्टेशन में ही जो तीनों जिले के बराक वैली के जो तीनों जिले हैं, हैलाकंदी, करीमगंज और कछार जिले के जो पैसेंजर्स हैं वो वहीं पे उतरेंगे। और जैसे कि हमने आज बात भी की थी, हमारे जो सूत्रों से खबर है, तैयारी जोर शोर से चल रही है। बहुत सारे राउंड ऑफ मीटिंग्स चल रहे हैं। तीनों जिले के जो आधिकारिक हैं, तीनों जिले के जो जिला उपायुक्त हैं, उन लोगों की मीटिंग चल रही है। और हमने जब उनसे पूछा था कि कैसी आप लोग की व्यवस्था है क्वारंटाइन सेंटर्स की या किस तरह से आप लोग फैसिलिटेट करेंगे जितने भी लोग आने वाले हैं, तो हमको ये सूत्रों से ये खबर मिली है करीमगंज प्रशासन की तरफ से कि बदरपुर में बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो है रंजीत, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग है। एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो है जो बंद पड़े हुए हैं उनको क्वारंटीन सेंटर्स में कन्वर्ट किया जाएगा। जैसे कि बदरपुर का एनसी कॉलेज हो गया, वहां पे 300 लोगों को एकोमोडेट किया जाएगा। और साथ ही साथ अन्य जो वहां के आसपास के जो स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, उनको भी क्वारंटीन सेंटर बनाया जाएगा। उसके बाद वहां पे टेस्टिंग होगी, सीक्वेंस मेंटेन करके टेस्टिंग होगी। अगर टेस्टिंग के बाद कुछ खराब आता है तो डेफिनेटली इन लोगों को सिलचर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल्स में भेजा जाएगा, नहीं तो क्वारंटीन रखने के बाद अपने अपने जो जिले से जो लोग हैं, जो कछार जिले के हैं, हैलाकंदी जिले के हैं, वहां पे भेजा जाएगा। और रंजीत, हमने जब उनसे जिला प्रशासन से बात भी की थी तो उन्होंने यही कहा कि ऐसा एक सिस्टम बनाया जा रहा है जिसपे काम अभी शुरू हो गई है। आज मीटिंग का दौर चल रहा है, वीसीज चल रही है वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए। बदरपुर में जब वो ट्रेन आके रुकेगी उस दिन वहां पे
तरीके से उसे सेग्रीगेट किया जाएगा। बोर्ड लेके आदमी वहां पे रहेंगे। एक हाइलाकंदी का पोर्शन होगा, एक कछार का पोर्शन होगा और एक करीमगंज का पोर्शन होगा। जो हाइलाकंदी का पोर्शन होगा वहां पे हाइलाकंदी के जो यात्री हैं वो वहां पे उतर जाएंगे, उस पोर्शन में वो जाएंगे। जो सिलचर के हैं वो वहां पे जाएंगे, जो कछार के वहां पे जाएंगे और हाइलाकंदी के जो है वो उस बोर्ड के पास जाएंगे। अभी जो कुछ नेसेसरी थिंग जो पैरामीटर्स है, जो अरेंजमेंट्स उनको करने हैं, जैसे हम लेट्स एग्जांपल की नवीन चंद्र कॉलेज में 300 लोगों को अकोमोडेट किया जाएगा रंजीत, और उन्हीं के चलते हर एक इंस्टीट्यूशन में पर हेड एक सेपरेट टॉयलेट दिया जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी अरेंजमेंट करनी जा रही है सरकार और जिला प्रशासन। हर एक आदमी के लिए एक टॉयलेट, पीपीई किट और बहुत सारे मेडिकल प्रिपरेशंस की तैयारी चल रही है रंजीत। और एक इंपॉर्टेंट चीज है, इसी बीच हमको जो खबर मिली है, इसी बीच जब ये ट्रेन आने वाली है, बांग्लादेश में जो फंसे हुए भारत के नागरिक हैं उनको भी भेजा जाएगा। अभी तक करीमगंज प्रशासन की तरफ से क्लियरेंस तो नहीं दिया गया है, लेकिन हमारे पास जो सूत्रों से खबर है, असम के 48 लोग वहां पे फंसे हुए हैं जो आने वाले हैं, और मणिपुर के 18 लोग हैं जो वापस भारत में आने वाले हैं। लेकिन फिलहाल अभी तक क्लियरेंस नहीं दिया गया है। 1-2 दिन में क्लियरेंस दे दिया जाएगा और वो लोग भी बांग्लादेश से आ जाएंगे रंजीत। जी बिल्कुल, आपने बहुत महत्वपूर्ण सूचनाएं दी हैं और वहाँ के अरेंजमेंट के बारे में बताया। ये बहुत अच्छी बात है कि एक व्यक्ति के लिए एक टॉयलेट की व्यवस्था की जा रही है, पीपीई किट की व्यवस्था की जा रही है। हालांकि सभी लोग ऐसे सौभाग्यवान नहीं हैं अभी तक। देश के अलग अलग प्रांतों में अगर हम देखें तो इसकी बहुत एक तरह से मारामारी ही कहा जा सकता है। हालांकि असम और पूर्वोत्तर राज्यों ने अपनी तरफ से काफ़ी कोशिशें की है, कहीं कहीं खामियां रह गई है, बावजूद इसके हेल्थ डिपार्टमेंट जो है पूरी तरह से लगा हुआ है और व्यवस्थाएं की जा रही है। एक रोडमैप तैयार किया गया है जिसके तहत चरणबद्ध तरीके से लोगों को वापस लाया जा रहा है अपने राज्यों के लोगों के लिए। आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ रविशंकर रवि वरिष्ठ पत्रकार जुड़ चुके हैं। रवि जी, ट्रेन से लोग आ रहे हैं, बसों से आ ही रहे हैं और एक बहुत बड़ा चैलेंज है सरकार के पास, क्या कहेंगे? देखिए, सरकार के पास दोहरी स्थिति है, दोहरी चुनौती है। अगर लोगों को नहीं लाया जाता तो जिस ढंग से लोग पलायन कर रहे थे विभिन्न शहरों से, आपने भी देखा होगा वो मंजर, वो स्थिति कि सैकड़ों की संख्या में मजदूर पैदल चल पड़े, हजारों की संख्या में, और बाद में कुछ ट्रक पर चढ़ने लगे। जब लॉकडाउन में थोड़ी सी ढील हुई तो वो ट्रक पर, बस में, जहाँ जिसको मिला, और सड़क पर ऑटो से निकल पाए। और बाद में एक्सीडेंट भी हुआ, एक हादसे में 16 लोग उस पर सवार थे, वो मारे गए। रास्ते में महिलाएं, सड़क पर बच्चे उनके हो गए, ये स्थिति आई। अब 8 और कई गर्भवती महिलाएं लगातार पैदल चल रही हैं। ये स्थिति थी और वो रुक नहीं पा रही थी सरकार के प्रयासों के बावजूद। इसलिए मजबूरी थी और ज़रूरत भी बन गई। आज के दिन में ज़रूरत थी, क्योंकि इतने सारे लोगों को बसों में लाना बड़ा मुश्किल है और बसों में दिक्कत भी होती है। इसलिए ये जो ट्रेन सेवा शुरू की गई है, और ये सबके लिए ओपन है। जिसको जैसे आना है आप रिजर्वेशन कंफर्म कराइए और आइए। अब सवाल ये है कि इतनी बड़ी संख्या में, आज तो पहली खेप चली है, अब जो जानकारी मिल रही है कि रेलवे इस ढंग से नियमित ट्रेन को चलाएगा ताकि फंसे हुए लोग इधर उधर जा सकें। अब इतने सारे लोगों का एक जगह पर आना, जमा होना, फिर उनकी स्क्रीनिंग, और फिर अगर जिनका संदेह पाया जाता है उनकी जांच, उनका टेस्ट, ये एक बहुत ही बड़ी जटिल प्रक्रिया है और बहुत बड़ी चुनौती है सरकार के लिए भी, और जिस जिले में ऐसे लोग आ रहे हैं उनके लिए भी। अब उसके लिए तैयारी अपने स्तर से लगातार चल रही है। आपने अभी दिखाया सिलचर का फुटेज, इसी तरह से डिब्रूगढ़ में भी तैयारी चल रही है, गुवाहाटी में भी अलग अलग। आपको थोड़ी देर रोकता हूँ। डिब्रूगढ़ में हमारे अपर असम के ब्यूरो चीफ रिपुंजय दास ने डिब्रूगढ़ के वरिष्ठ रेलवे अधिकारियों से बातचीत की थी। किस तरह की तैयारियां की जा रही है, एक बार दिखा लेते हैं, फिर आपके पास आएंगे। रंजीत, आप ये देख सकते हैं कि यहाँ जो डिब्रूगढ़ रेलवे स्टेशन है, यहाँ जो ये स्पेशल जो राजधानी एक्सप्रेस है, ये 14 तारीख सुबह तकरीबन 7 बजे ये आके यहाँ पहुँचेगी। और इसके लिए अभी से थोड़ा बहुत जो प्रिपरेशन ऑलरेडी शुरू कर दिया गया है रेलवे की तरफ से, और
जिला जो हमारे जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, डिब्रूगढ़ जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग के सौजन्य से, और ये पूरा स्टेशन को सैनिटाइज किया गया है। और से धीरे धीरे कुछ व्यवस्थाएं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ में किस तरीके से यात्री जब आएंगे उतरेंगे स्टेशन से, उनको प्लीज कीप सोशल डिस्टेंस, स्टैंड हियर का मार्क चित्र लगा दिया गया है, ताकि एक दूसरे से यात्री अपना जो डिस्टेंस जो है एज पर कोविड-19 के प्रोटोकॉल के हिसाब से वो मेंटेन कर सके। सुरक्षा के इंतजाम भी पूरा पुख्ता किया जा रहा है रंजीत, और पूरे व्यवस्था को दुरुस्त बनाया जा रहा है ताकि यात्रियों को कोई किसी तरह की असुविधा ना हो। हमने रेलवे ऑफिशियल से बातचीत की, उनका भी यही कहना है कि उनका जिम्मेदारी जब तक यहाँ स्टेशन तक दिल्ली से वो आज शाम को डिपार्चर होगा उस ट्रेन का, और यहाँ जैसा कि हमने कहा 14 तारीख सुबह 7 बजे के आसपास पहुँचेगा, तो तब तक जितना उनके जिम्मेदारी है, उसके बाद जो यहाँ से यात्री निकलने के बाद जिला प्रशासन उसके ऊपर अपनी कार्रवाई जो है वो पूरा अपना जो हेल्थ चेकअप वगैरह, टेस्ट वगैरह वो करेंगे। उसके बाद ही अकॉर्डिंग टू द हेल्थ स्टेटस उनके ऊपर व्यवस्था लिया जाएगा। तो एक तरीके से कहा जा सकता है रंजीत की पूरी व्यवस्था को दुरुस्त बनाया गया है ताकि किसी तरह की असुविधा भी ना हो, और जो स्वास्थ्य के लिए जो खतरा है वो भी पूरी तरह से उसका भी। तो रिपुंजय, हमारे अपर असम के ब्यूरो चीफ बता रहे थे, बानीपुर रेलवे स्टेशन पे थे वो, और वो बता रहे थे किस तरह की तैयारियां वहाँ पे की जा रही है। रेल से उतरने के बाद जिला प्रशासन जो है यात्रियों को एक तरह से अपने कब्जे में लेगी। स्थिति ऐसी है कि कब्जा शब्द मुझे इस्तेमाल करना पड़ रहा है। और सिलचर से विक्रम बता रहे थे जब वहाँ से ट्रेन गुजरेगी, बदरपुर में लोग उतरेंगे तो वहाँ किस तरह की व्यवस्था की जाएगी। हालांकि वक्त राजनीति का नहीं है, लेकिन जो तस्वीरें आई है रवि जी, मैं आपको बता दूं कि जो अलग देशों से लोग आ रहे हैं बाय एयर, उन पे फूल बरसाए जा रहे हैं। एक तरफ लोग पैदल चल के पटरियों पर अपनी जान गंवा रहे हैं। आप ही ने बताया और हमने भी दिखाया था कि रास्ते में ही बच्चे को जन्म देने के बावजूद भी माँ अपने बच्चे को लेकर चल रही है। ऐसी भी तस्वीरें आई कि अपनी बूढ़ी माँ को गोद में उठाकर लोग 500-600 किलोमीटर तक चल रहे हैं। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में, मैं एक बार फिर कहता हूँ, ये हालांकि राजनीति का वक्त नहीं है, लेकिन एक लोगों को एक खेमे को ज़्यादा प्रेफरेंस और एक खेमे को बिल्कुल छोड़ देना मरने के लिए कहाँ तक उचित है? नहीं, मैं यही बात उसमें बोल रहा था कि जो स्थिति पैदा हो गई थी उसके बाद सरकार के पास रेल सेवा शुरू करने के अलावे और कोई विकल्प नहीं था, नहीं तो इसके दूसरे परिणाम आते और कई शहरों में लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम तो हो गया था। आप अहमदाबाद देखिए, सूरत देखिए, मुंबई देखिए, एकदम लोग इस तरह से आ गए थे कि ठीक है या ऐसे भी मरना है वैसे भी मरना है। वैसे में ये ट्रेन देकर लोगों को आने जाने की सुविधा दी गई है। श्रमिक ट्रेन अभी भी चल रही है और अभी एक लंबा समय लगेगा। इससे ये तो पता चल जाता है कि मजदूरों का पलायन कितने बड़े पैमाने पर हुआ है। और इतने लोगों का पलायन मुझे लगता है कि विभाजन के बाद, जब देश का विभाजन हुआ था, वहाँ उस समय भी इस तरह से पूरा देश प्रभावित नहीं हुआ था। कुछ प्रांत हुए थे, बंगाल के प्रांत, पंजाब के प्रांत, ये सब कुछ जम्मू कश्मीर का था, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर पूरे देश से लोग एक दूसरे जगह पर जा रहे हैं। और बहुत खराब लग रहा था देखकर कि जिस स्थिति में ये लोग पैदल, और उसमें भी लोग जो मदद करनी चाहिए थी, लोग मदद भी कर रहे हैं। कई तरह की संस्थाओं ने उनकी मदद की है, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग मिले कि रास्ते में उनको लगा कि साइकिल से जाना ज़्यादा सुविधाजनक होगी, तो 3000 की साइकिल उनको 5000 में बेची गई। इस तरह की भी स्थितियां हमारे देश में, ऐसे लोग भी हैं। तो आपने जो कहा कि ये जो चुनौती, मैं उस पर आता हूँ, ये एक अलग और बहुत बड़ा विषय है कि जिस तरह से मज़दूरों के साथ व्यवहार किया जा रहा, और वही जब हवाई जहाज़ से जो लोग आ रहे हैं, और हमें तो ये भी जानकारी मिली है कि जो अमेरिका से कुछ विशेष फ्लाइट आई है वो सिर्फ VIP लोगों के लिए है। इस तरह की भी खबर आ रही है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो चुनौती है, इतने सारे लोग जो अब ट्रेन से आ रहे हैं, बसों से आ रहे हैं, श्री रामपुर गेट में देखिए आप, वहाँ पर क्या स्थिति है। तो इसमें अब मुझे लगता है कि सामाजिक संगठनों की अब एक दूसरी बड़ी भूमिका होगी, और वह भूमिका ये है
कि इस तरह के जो लोग आए हैं आपके गांव में, आपके आसपास के इलाकों में, उन पर नज़र रखना। अगर उन पर क्वारंटाइन का थप्पा लगा है तो नज़र रखना कि वो घर से बाहर नहीं निकल आए, क्योंकि ये उस पूरे गांव के लिए असुविधा होगी और दिक्कत होगी। दूसरी बड़ी बात है, अभी तक एनजीओ और सामाजिक संगठनों ने बड़े पैमाने पर भूखे लोगों को, ज़रूरतमंद लोगों को मदद पहुंचाई। अब भूमिका बदल गई है, अब भूमिका हो गई है उनकी निगरानी करने की। अपने आसपास इस तरह जितने भी सामाजिक संगठन हैं, छात्र संगठन हैं, साहित्य के भी संगठन हैं, क्योंकि ये मानवता पर सबसे बड़ा खतरा है, ऐसे तमाम संगठन के लोग मिलकर आसपास के इलाकों पर नज़र रखें कि जो भी लोग आ रहे हैं, अब चूंकि वो जाएंगे कहाँ, उनके पास कोई उपाय नहीं है। और जी बिल्कुल। और कल ही असम के स्वास्थ्य मंत्री ने भी बताया था कि जो विधायक है अपने अपने इलाके में स्कूल और कॉलेज को क्वारंटीन सेंटर में तब्दील करने में मदद करें और नागरिक समिति का गठन किया जाएगा। नागरिक समिति नज़र रखेगी कि कितने लोग बाहर से लौटे हैं, उन्हें होम क्वारंटीन किया गया है और उस घर के सदस्य भी बाहर ना निकल सके, इस पर भी नज़र रखा जाएगा। लेकिन मैं एक बार फिर आता हूँ, क्योंकि मजदूर, जैसा आप बता रहे हैं, मजदूर जब पलायन कर रहे हैं अब फिर वो वापस जाने का नाम नहीं लेंगे। और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने जो तथ्य दिया है वो बहुत ही भयानक है, क्योंकि भारत में अनऑर्गेनाइज सेक्टर के जो मजदूर है उनकी संख्या 90 to 92% है और अर्थव्यवस्था पर इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। हालांकि सरकार ने फैक्ट्री इंडस्ट्रीज खोलने की कुछ शर्तों के साथ खोलने की छूट तो दे दी है, लेकिन आने वाले समय में मजदूरों की भारी समस्या होने वाली है। हमारे साथ रमन झा जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस के। पूरे परिदृश्य को आप कैसे देख रहे हैं? एक चीज़ और रमन जी के पहले एक चीज़ आपकी बात से मैं एक चीज़ जोड़ दूं। सरकार को ये महसूस हो गया है कि बड़े पैमाने पर मजदूरों की कमी होने वाली है इंडस्ट्रीज में, इसीलिए सरकार ने एक एंटी लेबर फैसला लिया है। और फैसला वह है कि लेबर एक्ट में बड़ा बदलाव किया है। अब 12 घंटे तक मजदूरों से अगर काम कराया जाता है तो वो इलीगल नहीं होगा। ये बदलाव सरकार ने कर लिया। जी हाँ, एक मतलब जो कर रहे हैं उन पे ज़्यादा प्रेशर आएगा इससे जी। और कितने दिन तक उन पे भी मानसिक तनाव उनका बढ़ेगा ही। रमन जी, पूरे परिदृश्य को कैसे देख रहे हैं? काफ़ी दिनों बाद आए आप। देखिए, जब कोरोना आया था तो हम सभी को लगा था कि ये एक महामारी है और एक ऐसी महामारी जो आपदा बन के आई है पूरे विश्व में। और ये बीमारी ना तो अमीरी देखती है ना गरीबी देखती है। हर किसी को जो इसके चपेट में आता है उसे आपको या तो मृत्यु के लीला में जाना। बहुत सारे लोग बचे हैं, बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई है। और हर सरकार अपने लोगों को, अपनी जनता को सुरक्षा देने के लिए, अपने लोगों को सुरक्षित रखने के लिए निर्णय लेती है। हमारे भारत सरकार ने भी कोरोना को देखते हुए लॉकडाउन किया। हम सभी लोगों ने स्वागत किया कि लॉकडाउन होना चाहिए, लेकिन लॉकडाउन के बाद जो परिस्थिति है वह क्यों है? सरकार निर्णय तो ले ली लॉकडाउन का, लेकिन उसके बाद लॉकडाउन से आने वाली विपरीत परिस्थिति को संभालने में असफल रही है। उन्होंने सोचा था कि लॉकडाउन हो जाएगा, लोग अपने अपने घरों में रहेंगे, और या उन्होंने भूल गए थे, वह सरकार भूल गई कि देश में करोड़ों ऐसे लोग हैं जो सड़कों पे सोते हैं, करोड़ों ऐसे लोग हैं जो डेली कमाते और खाते हैं। सरकार भूल गई कि जो लोग आज उद्योगपतियों के यहाँ इंडस्ट्री में काम करते हैं उनका क्या हश्र होगा। आज अगर सरकार लॉकडाउन में उद्योग के लोगों से आग्रह कर रही है कि आप लोगों को दरमाहा दीजिए, जो उनके यहाँ परमानेंट बेसिस पे है उस लेबर को तो उनको तो वो लोग पैसा काट के या 50%, बड़ी बड़ी कंपनियां, कॉर्पोरेट कंपनियां, मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन बड़े बड़े कॉर्पोरेट कंपनी ने अपने स्टाफ का 50% 60% सैलरी काटा है, 40% 50% काटा है। लेकिन जो उनके यहाँ दिहाड़ी मजदूर थे उन्हें तो उन्होंने सड़क पर मरने के लिए छोड़ दिया। और जो लोग एक राज्य से दूसरे राज्य गए थे उनके पास काम करने के लिए, मजदूरी करने के लिए, उनके पास ना तो राशन कार्ड है और ना वहाँ कोई परमानेंट व्यवस्था है। ऐसे लोग भी सड़क पे आए हैं, तो उनके पास भूख से मरने के बजाय यह रास्ता रह गया था कि पलायन हो। सरकार को चाहिए था कि उन लोगों को उसी जगह रोका जाता। उद्योगपति जहाँ वो काम कर रहे थे उन उद्योगपतियों से कहा जाता कि आप उनकी मदद कीजिए, उन्हें अपने इंडस्ट्री में रहने की व्यवस्था कीजिए। इंडस्ट्री का जो लेबर शेड था उसे ही वो अगर क्वारंटाइन शेड बना देते, वहीं लोगों को खाने पीने और रहने की व्यवस्था होती, तो मुझे नहीं लगता कि इतने लोग पलायन करते। लेकिन जब पेट में आग लगती है, लोग यह देख रहे हैं कि हमें तो ऐसे भी भूखे मरना है, तो चलो अपने गांव और घर जाके मरे, कम से कम वहाँ पहुँच गए तो वहाँ रोटी तो मिल जाएगी, वहाँ बस तो जाएंगे। तो ऐसी परिस्थिति है। दूसरी चीज़ है कि सरकार आज स्वास्थ्य विभाग में भी
आप देखेंगे चाइना से किट, हमारे डॉक्टरों के पास पीपी किट नहीं है। जो टेस्टिंग किट है वो हम चाइना से मंगा रहे हैं, जिसे सरकारों ने रिजेक्ट कर दिया है, और ICMR ने भी उसे रिजेक्ट कर दिया है। हमारे पास टेस्टिंग किट नहीं है। लोग जा रहे हैं, आप देखेंगे दूसरे राज्यों में, जहां एक स्कूल में एक रूम में 15 से 20 लोगों को रखा जा रहा है, उसमें से क्वारंटाइन सेंटर में, उसमें से 2 भी व्यक्ति अगर क्वारंटाइन सेंटर में प्रभावित हो कोरोना से, तो उससे और लोगों में कोरोना फैलने की एक जो संभावना बन जाती है। तो सरकार को क्वारंटाइन में जो आपका 2 मीटर का डिस्टेंस, 2 मीटर अलग, ये सब व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए, जो नहीं हो रहा है। कई राज्यों में हमने देखा है, आपने भी टीवी में दिखाया होगा। तो ये सब व्यवस्था सरकार की असफलता है। यह सरकार जोश में होश खो रही है और अमीरों की व्यवस्था कर रही है। फ्लाइट से लोग आ रहे हैं, हवाई चप्पल वालों को प्लेन में बैठाने की सपना दिखाने वाली सरकार अब जो ब्रांडेड जूता पहनते हैं उन्हें तो प्लेन से लेके आ रही है, लेकिन खाली पाँव वालों को कहीं से कम 2 रोट की रोटी दे दे, हवाई यात्रा तो छोड़ दीजिए, वह देने में भी असफल रही है। तो यह जोश में होश खोने वाली सरकार, गरीब विरोधी सरकार में कहूँगा इसे, क्योंकि यह गरीबों के प्रति असहनशील है सरकार। हालांकि एक चीज़ और मैं इसमें जोड़ूंगा, वो ये है कि हम जब पूरे देश की तस्वीर देखते हैं और जब हम असम की तस्वीर देखते हैं तो एक बड़ा बदलाव, एक बड़ा फ़र्क दिखता है। और मैं इसलिए इस बात को अंडरलाइन कर रहा हूँ, मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा हूँ, किसी का विरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो स्थिति सामने में है कि असम की स्थिति आप यहाँ पर अभी भी देखिए, सरुसजाई का जो क्वारंटाइन सेंटर है, कई लोग, कल मैं न्यूज़ देख रहा था शायद आप ही के यहाँ, एक शहर के एक अच्छे होटल का आदमी वहाँ से बोला यहाँ हमको नहीं रुकना है, और वो क्वारंटाइन सेंटर में रहना उसको ज़्यादा, सरुसजाई में उसको ज़्यादा बेटर लग रहा और बेटर सुविधाएं हैं। असम में भी चुनौती है, चूँकि जी इतने सारे लोग आएंगे तो उनके लिए अलग अलग स्कूलों में अलग इस ढंग से व्यवस्था करनी होगी। लेकिन मुझे लगता है कि ये वह क्वारंटाइन जो किसी पॉजिटिव के संपर्क में आने के बाद का क्वारंटाइन, और एक ये है कि भाई अभी जब तक टेस्ट नहीं होता है तब तक हम आपको अलग रख रहे हैं, उस क्वारंटाइन में भी अंतर है। तो मुझे लगता है कि एक बड़ी चुनौती तो है। और जिस ढंग से एक चीज़ और मुझे लग रहा है कि हमारी सरकार, केंद्र सरकार एक चक्रव्यूह के समय की तरह फंस गई है। लॉकडाउन हुआ, एक बहुत बड़ा फैसला था, बहुत बोल्ड फैसला था और बहुत साहसिक फैसला था, लेकिन उसके बाद जो स्थितियां बिगड़ी, आर्थिक स्थिति, आर्थिक बदहाली, भूखमारी, उसके बाद इस लॉकडाउन से कैसे निकला जाए, इस पर सोचा समझा जाना चाहिए और बहुत कायदे से सोचा समझा जाए। ऐसा नहीं हो कि दबाव में, जल्दीबाजी में कोई ऐसा फैसला हो जाए जो बहुत ही खतरनाक हो। जी हाँ, बिल्कुल। और आज रात प्रधानमंत्री रात को 8 बजे देश को संबोधित भी करने वाले हैं, और ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि जब प्रधानमंत्री रात को 8 बजे आएंगे तो लॉकडाउन के चौथे चरण की घोषणा हो सकती है और कई सारे नियमों में बदलाव किया जा सकता है। निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री जो भी घोषणा करने वाले हैं उसमें कम से कम इस बार जो गरीब तबके के लोग हैं, दिहाड़ी दिन मजदूरी करने वाले लोग हैं, उनके लिए सोचा जाएगा। और मुझे लगता है कि लघु उद्योग को लेकर भी शायद कुछ कहा जा सकता है, क्योंकि वो लघु उद्योग के जरिए ही राज्य में रहकर बहुत कुछ किया जा सकता है, क्योंकि अलग अलग राज्यों की अपनी अपनी अलग अलग रिसोर्सेस हैं, प्राकृतिक संपदा है। और पूर्वोत्तर भारत में अगर प्राकृतिक संपदा की बात करें तो जिस तरह से उपयोग करके अर्थनीति को आगे बढ़ाया जाना चाहिए था वो आज तक नहीं हुआ है। इसमें केंद्र सरकार की पॉलिसी की विफलता ही कहेंगे, चाहे वो पहले की सरकार रही हो या मौजूदा सरकार हो। हमारे साथ भाजपा के नेता रूपम गोस्वामी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रूपम, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। और आज प्रधानमंत्री रात को 8 बजे देश को संबोधित करेंगे, क्या कुछ लग रहा है आपको, क्या कहेंगे आज वो? देखिए, क्या कहेंगे तो प्रधानमंत्री जानेंगे, वो हम नहीं बोल सकता। लेकिन जैसे सारे भारत में अभी जैसे हम लोग, प्रधानमंत्री ने पहले जो बोला था अगर जान है तो जहान है, अभी जैसे हमको लग रहा है कि जान और जहान दोनों एक साथ लेके चलना है। तो इसी आधार पर और विशेष स्तर से जो MSME है, जो लघु उद्योग है, इसमें थोड़ा ध्यान आकर्षित होगा जैसा मेरे को लग रहा है। और आशा करते हैं प्रधानमंत्री जी ने सारे देश को पहले से खूब
बढ़िया तरह से समझा है। और इसका जो अभी अर्थनीति, जैसे वो लॉकडाउन की वजह से थोड़ा अर्थनीति नीचे हो गया था, ये अर्थनीति आगे ले जाने के लिए और अन्य जो असुविधा पब्लिक को हुआ था, इसका बारे में प्रधानमंत्री जी ने संबोधन करेंगे। जी हाँ, रूपम गोस्वामी, आप एक भाजपा के नेता हैं, 1 मिनट के लिए उसको साइड में रखिए। आप भारत के नागरिक हैं। एक भारत के नागरिक से, एक जागरूक नागरिक से मैं सवाल कर रहा हूं। 49वां दिन है लॉकडाउन का, और इस बीच जो तस्वीरें आई, अलग अलग राज्यों में फंसे मजदूर जो पैदल चल चल के 500-600 किलोमीटर पैदल चले हैं, भूखे चले हैं, ऐसे में रास्ते में बच्चे को भी जन्म देने के बावजूद भी माँ उसको गोद में उठाकर चलने के लिए मजबूर रही है। और दूसरी तरफ जो दूसरे देशों से लोग आए फ्लाइट के जरिए, उन पर फूल बरसाए गए। क्या कहेंगे इसको लेके? नहीं, देखिए, सबसे पहले बात ऐसा है कि जैसे ये क्यों हुआ है, ये मुझे बहुत असह्य लगा है। एक्चुअली जनता को बार बार प्रधानमंत्री ने बहुत बार संबोधित किया है, और लॉकडाउन की वजह से जिसको जहाँ है वहीं रहना चाहिए था, जिसी भी हालत में हो। लेकिन आदमी लोग ज़्यादा डर गया, हम जैसा हमको लग रहा है, इसलिए पैदल से या कोई साइकिल से ऐसे आ रहा है। तो ये जो भी जैसे मजदूर का नेता लोग है, मजदूर का नेता लोग को भी थोड़ा दायित्व था कि इसको संबोधन करने के लिए, उनको समझाने के लिए। पता नहीं उसको ठीक ढंग से समझाया है कि नहीं, या कोई दूसरा ने उसको वल्का तो नहीं दिया है, ये भी एक बात सोचने का विषय है। क्योंकि हर स्टेट में, जैसे आप देखिए असम में भी हो, दूसरा जगह में भी हो, गवर्नमेंट भी सहाय कर रहे हैं, अदर एनजीओज भी गरीब लोग को साथ है। रूपम, आप हमारे जिससे सवाल का हम लोग- जवाब नहीं दे रहे हैं। नागरिक अपने ही वही नागरिकों बात- के साथ भेदभाव क्यों? नहीं, भेदभाव तो नहीं हो रहा है, कहाँ भेदभाव हो रहा है। आज देखिए, जो लोग विदेश में हैं, विदेश में अटका हुआ था, वो लोग किसी न किसी वजह से अटका हुआ था। देश में ही एक राज्य में रहने से सब दो चीजें आप समझने के लिए कोशिश कीजिए। नंबर 1, एक जो दूसरे राज्य में उनके वहाँ वो अपना लाइवलीहुड के लिए काम करता है, वो एक अलग विषय है। और दूसरा विषय है, वो किसी ट्रीटमेंट के लिए या किसी दूसरा काम के लिए या घूमने के लिए जाके लॉकडाउन में फंस गया था। ये दो विषय है। एक तो जैसे भारत में दूसरा देशों में जो लोग अटक गया था, कोई किसी काम से गया था, कोई घूमने के लिए गया था, उन लोग को तो लाना ये कर्तव्य है। और ऐसा मैंने नहीं बोला है कि इनका ये लेबर लोग को सबसे, जब अगर लॉकडाउन था, उनको चलना ही मेरा हिसाब से ये नहीं होना चाहिए था। क्यों हुआ, किस लिए हुआ, ये पीछे अब पता चलेगा शायद, लेकिन ये नहीं होना चाहिए था। लॉकडाउन मतलब लॉकडाउन होना चाहिए था, क्योंकि ये जो अभी जो इसका बीमार, आप देखिए, ये बीमार का आज का डेट में मेडिसिन क्या है? सोशल डिस्टेंसिंग, लॉकडाउन, ये मेडिसिन है। ये मेडिसिन हम लोग को लेना चाहिए था, ये मेडिसिन क्यों नहीं लिया, ये एक पूछने का विषय है। और जहां जिस स्टेट से आया हुआ है, वो स्टेट में उसका विषय में वो लोग को चिंता चर्चा करना चाहिए कि ये मेडिसिन लोग के लिए क्यों नहीं खाया। आप जिस रूपम मेडिसिन जी, एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा। आपने एक चीज़ कहा कि उन मजदूर के नेताओं को समझाना चाहिए था। दरअसल ये वो मजदूर हैं जिनका कोई नेता ही नहीं है। अलग अलग कंस्ट्रक्शन साइट में काम करते हैं, अलग अलग जगहों पर काम करते हैं किसी तरह से। एक्चुअली इनका दुर्भाग्य यह है कि अगर इनका कोई यूनियन होता तो निश्चित रूप से ये अपनी आवाज़ को ज़्यादा जोर ढंग से उठा पाते, लेकिन दुर्भाग्य यही है कि ये असंगठित मजदूर हैं। जी हाँ, कार्यक्रम शायद ये रवि जी का वॉइस है, मुझे दिखाई नहीं दे रहा है जी, कौन रवि जी में हैं, है। रविशंकर रवि जी हैं। हमको वॉइस से अंदाज हुआ है रवि जी है। तो रवि जी, ऐसा है, अगर वो संगठित मजदूर नहीं है, उसको जिसका अंदर काम किया था, जिन्होंने उनको लेके गया था, वो अगर कंपनी हो या प्रोप्राइटर हो, उनको समझाना ये बहुत जरूरी था। क्योंकि हम तो पॉलिटिकल है, वो अलग बात है, लेकिन हम एक बिजनेसमैन भी है। जैसे मेरा भी बहुत सारा स्टाफ है, तो मेरा ये लॉकडाउन के वजह से मेरा भी स्टाफ
गांव जाके फंस गया था, लेकिन मैं बराबर उनका साथ कम्युनिकेशन में था कि आप ये करो, आप वो करो, आप ये करो, ये समझा रहा था, क्योंकि ये लोग अनपढ़ है, इनको समझाना बहुत इम्पोर्टेंट है। ये एक कहीं समझाने में गलती हुआ है या नहीं तो ये लेबर लोग ज्यादा आतंकित हो गया है। रूपम, आप कह रहे हैं कि समझाने में गलती हुआ। हमारे साथ रमन झा जुड़े हुए हैं, उनसे भी यही सवाल करेंगे, लेकिन फिलहाल हम रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद मुद्दा में आपका स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं हमारे ही देश के जो करोड़ों मजदूर है, दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, अन्य प्रदेशों से किस तरह कष्ट से लौटे हैं और अपने गांव जब लौटे हैं तो वहाँ भी क्वारंटीन की व्यवस्था जो प्रॉपर नहीं है। और ऐसे में जो काफ़ी लोग जो उत्तर प्रदेश, बिहार से जो हमारे सामने खबरें आई है, हमने कल भी दिखाया था कि ऐसे लोग छिपे फिर रहे हैं, क्वारंटीन सेंटर में जाना नहीं चाहते क्योंकि वहाँ पेयजल तक की सुविधा नहीं है। हालांकि पूर्वोत्तर भारत में स्थितियाँ अलग है, यहाँ पे सरकारें बहुत अच्छा काम कर रही है और यहाँ पे कोरोना संक्रमितों की संख्या इसलिए भी अब तक कंट्रोल में है क्योंकि बाहर से जो लोग आए हैं उनको अच्छी तरह से क्वारंटीन किया जा रहा है और क्वारंटीन सेंटर से ही अधिकतर मामले सामने आए हैं। बहुत ज़्यादा संख्या नहीं है लेकिन सावधानी तो बरतनी ही पड़ेगी। और इस वक्त हम रुख करेंगे मणिपुर की ओर। इम्फाल में शरद चंद्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मणिपुर के ब्यूरो चीफ है। कितने लोगों को क्वारंटीन किया गया है और आपके राज्य में बाहरी राज्यों से कितने लोग लौट रहे हैं शरद? रंजित, में सबसे पहले करीब एक हफ्ते की पहले से अगर जो शुरू हो चुकी थी, जो बाहर में फंसे लोगों को ले आने के लिए मणिपुर में अभी तक करीब 500 के करीब लोग अभी ऑलरेडी इम्फाल पहुंच चुका है और अलग अलग जगह पर वो कम्युनिटी क्वारंटाइन कहना चाहिए, कम्युनिटी लेवल की क्वारंटाइन फैसिलिटी जो है उसमें रखा गया। और ख़ास करके मैं दर्शकों को ये भी बताना चाहूँगा कि कल जो चेन्नई से चली गई जो ट्रेन जो है ये कल करीब दोपहर को जिरीबाम पहुँचेंगे और वहाँ से फिर जब ट्रेन से वो जिरी पहुँचेंगे तब मणिपुर तक उनको ले आने के लिए करीब 50 बसों की व्यवस्था की गई और सभी बसें जो है वो मणिपुर इम्फाल छोड़ करके कल से ही जिरीबाम पहुंच गए थे देर रात को। और कल जब ट्रेन में जो सवार हो करके जो आए 1141 लोग जो चेन्नई से जो वापस आ रहे वो जिरीबाम पहुंचेंगे। तुरंत उसके बाद उनकी स्क्रीनिंग होगी और उसके बाद वो इम्फाल के लिए उन लोग को यहाँ पर 50 बसों में भर करके लाया जाएगा। रंजित जी हाँ, बिल्कुल अच्छी व्यवस्था है, लेकिन जिरीबाम तक जाने के लिए शायद सिलचर से होके जिरीबाम जाया जाएगा। और जिरीबाम में भी क्या क्वारंटीन सेंटर की व्यवस्था की गई है? 50 बस की तो आप बात कर रहे हैं, मणिपुर के अलग अलग हिस्सों में जाएंगे। जिरीबाम में भी रंजित ऐसा नहीं कि जिरीबाम में क्वारंटाइन फैसिलिटी नहीं है, जिरीबाम में भी है कम्युनिटी लेवल की जो क्वारंटाइन फैसिलिटी में दर्शकों को ये भी बताना चाहूँगा करीब 120 से ऊपर की कम्युनिटी लेवल पे क्वारंटाइन फैसिलिटी हर डिस्ट्रिक्ट में। जिरीबाम भी एक डिस्ट्रिक्ट है, उसी कारण जिरीबाम में भी क्वारंटाइन फैसिलिटी है। हालांकि बहुत तादाद पर 1141 लोग बहुत बड़ी तादाद पे हो जाता है, ये नंबर जो है भारी मात्रा पर है, तो इसलिए सभी को जिरीबाम क्वारंटाइन में रखना बेहद मुश्किल होगा। इसलिए उनको इम्फाल ले आने के लिए उनके लिए 50 बसें अभी से लेकर के जिरीबाम के रेलवे स्टेशन के आसपास रुका गया। और कल दोपहर को जब जिरीबाम पहुंचेंगे, जब जो भी सवारी जो है जो इम्फाल तरफ जो आएंगे उसकी साथ स्क्रीनिंग होगा, तब उनको बस में बिठा करके ले करके आएंगे और मणिपुर के अलग अलग जिलों में बनी हुई कम्युनिटी क्वारंटाइन फैसिलिटी में रखा जाएगा। रंजित जी शरद, ये तो हो गया कि आपके प्रदेश में आपके लोग जो बाहर से आ रहे हैं उसकी जानकारी दे रहे हैं। पहला जत्था कल दोपहर को पहुंच रहा है, लेकिन मणिपुर में भी देश के दूसरे राज्यों के बहुत सारे लेबर थे, क्या वो अभी भी है या उन्हें वापस भेजा जा चुका है? रंजित अभी भी है। हालांकि ये बात की पहल जो है ये विपक्षी कांग्रेस ने उनकी बात की, उनने बाकायदा ये प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख करके उनकी ध्यान आकर्षित किया गया ताकि जो दिहाड़ी मजदूरों जो है जो बिहार से या यूपी से या वेस्ट बंगाल से मणिपुर में रह रहे काफ़ी दिनों से, लॉकडाउन जब से शुरू हुआ है
उन लोग भी घर वापस जाना चाहते हैं। और कांग्रेस की अगर बात किया जाए तो उनसे हम पता चला कि करीब करीब 2000 दिहाड़ी मजदूर जो मणिपुर से अपने अपने घर की वापसी चाहता है और पहल जरूर की कांग्रेस की तरफ से। और ये कंसल्टेटिव जो कमिटी कोविड-19 की कंसल्टेटिव कमिटी जो है, उस कमिटी में कांग्रेस की 3 और विधायक है, उसमें कंसल्टेटिव कमिटी में शायद ये बात ये बीरेन सिंह सरकार की संयम में भी जरूर होना चाहिए। और सरकार क्या क्या कदम उठाएंगे वो देखने की बात है रंजित। और जो बिल्कुल जो घर जाना चाहेंगे उसका भी व्यवस्था कर देना चाहिए एक सरकार होने के नाते रंजित। जी हाँ, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी। हमें पता नहीं था कि चेन्नई से ट्रेन में 1100 लोग आ रहे हैं और इस पर विस्तार से आप ज़रूर रिपोर्ट भेजिएगा। हम दर्शकों को ये बताना चाहेंगे कि उस 1100 लोग में स्टूडेंट कितने हैं, कामगार है या किस तरह के लोग हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे। और आपसे फिलहाल विदा लेंगे, लेकिन आपसे बहुत जल्द हम न्यूज़ में जुड़ने वाले हैं। हमें बहुत सारे अपडेट्स चाहिए होंगे मणिपुर से। फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो शरद चंद्र जिस तरह से बता रहे थे कि जिरीबाम का जिक्र बहुत कम ही आता है, बहुत कम लोगों को मालूम है जिरीबाम के बारे में। ये बराक घाटी से होकर मणिपुर जाने का बदरपुर से होकर जिरीबाम के लिए रास्ता जाता है। तो वहाँ भी एक चुनौती है। विक्रम ने जैसे बताया था कि अगरतला जाने वाले ट्रेन को लेकर भी उसमें भी बदरपुर में उतरेंगे लोग, और इस ट्रेन से भी चेन्नई से जो ट्रेन आ रही है उसमें भी उतरेंगे। तो कुल मिला के पूरे असम में जो है स्थिति यह है कि क्वारंटीन सेंटर की व्यवस्था तो की गई है, लेकिन अगर कहीं चूक हो जाती है तो बहुत खामियाजा भी भुगतना होगा। देखिए, अब चुनौती अब है नॉर्थ ईस्ट के लिए। सिर्फ असम में ही नहीं, पूरे नॉर्थ ईस्ट में लोग लौटेंगे और लौटना शुरू हो गया है अब तक। लेकिन इतना समय जो मिला नॉर्थ ईस्ट को इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने में, हॉस्पिटल उसको ठीक दुरुस्त करना, वेंटिलेशन की व्यवस्था, उसके बाद क्वारंटाइन सेंटर की व्यवस्था, क्योंकि यहाँ अब तक इक्का दुक्का मरीज अन्य राज्यों में आ रहे थे और असम में कुछ संख्या थी, वो भी कंट्रोल में है। अब चुनौती अब शुरू होती है। इतने सारे लोग जो आएंगे अलग अलग जगहों से। वो जो चेन्नई है वो एक्चुअली श्रमिक एक्सप्रेस है जो चेन्नई से चली है, और उसमें श्रमिक हैं, स्टूडेंट भी हैं और इस तरह के लोग हैं उसमें। और जिरीबाम एक नया रेलवे लाइन जो बन रहा है इम्फाल को जोड़ने के लिए, टुपुल होते हुए, तो जिरीबाम तक काम पूरा हो चुका है और वहाँ तक ट्रेन सर्विस है। तो वहाँ से इम्फाल पहुँचना ज़्यादा नज़दीक होगा, मुझे लगता है कि इसलिए वो जिरीबाम को चुना गया। तो अब चुनौती ये है कि इन सारे लोगों का स्क्रीनिंग करनी होगी, वो सारा चीज़ जांच करने के बाद उनको अलग अलग क्वारंटाइन सेंटर में रखना होगा। और वहाँ भी हो सकता है कि बहुत सारे लोग जिनका सिम्टम नहीं है और कुछ इस ढंग से है, तो उनको कुछ दिनों के बाद घर में क्वारंटाइन के लिए भेज दिया जाए। इसीलिए मैं आज से ये बात बार बार उठा रहा हूँ कि अब सामाजिक संगठनों की भूमिका एक प्रहरी की तरह होगी। अभी तक पुलिस डिपार्टमेंट के लोग, प्रशासन, डॉक्टर अपना काम कर रहे थे। अब इन लोगों की मदद करना, उन पर नज़र रखने की जिम्मेदारी विभिन्न तरह के जो संगठन है, चाहे वो व्यावसायिक संगठन हो, सामाजिक संगठन हो, साहित्यिक संगठन हो, ऐसे तमाम लोगों को प्रशासन की मदद करनी होगी, क्योंकि चुनौती इतनी बड़ी है कि किसी सरकार की भी अकेले बलबूते में इस चुनौती का सामना बिल्कुल। नहीं हो और सकता है। हर नागरिक को, सरकार को अपने स्तर पर सहयोग करना होगा, क्योंकि नहीं करेंगे तो भुगतना होगा, ये बात निश्चित है। क्योंकि देखिए 2 दिनों में अब भारत में संक्रमितों का आंकड़ा जो है 71,000 को पार कर गया है। 1 महीना पहले तक मुश्किल से 4-5 हज़ार ही थी ये संख्या, और 1 महीने में इस तरह से बढ़ना, आगे और चुनौतियां होंगी। तो हर नागरिक को अपने अपने स्तर पर सरकार को सहयोग करना होगा, बिल्कुल जागरूकता के साथ। रूपम गोस्वामी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रूपम, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO ने जो तथ्य दिया है वो तो काफ़ी भयंकर है, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ को लेबर नहीं मिलने वाले हैं आगे के दिनों में। के साथ ही हम लोग को आगे बढ़ना है और हम लोग निरुत्साह नहीं होना है, हम लोग पॉजिटिव रहना है। देखिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम में जापान का क्या हालत हो गया था, लेकिन जापान फिर खड़ा हो गया। ऐसा नहीं है कि आदमी कुछ नहीं कर सकता, आदमी जैसे सोचता है, ये सोच बहुत इम्पोर्टेंट है। और मैंने कल हम लोग का एक चीफ मिनिस्टर ऑफ असम का साथ सारे व्यवसायिक संगठन का एक मीटिंग हुआ था, और हम असम चैम्बर ऑफ कॉमर्स में उस मीटिंग में था।
वहाँ में CII, फिकी, स्मॉल टी ग्रोअर्स एसोसिएशन सब लोग था। और हमने उसमें एक चीज़ रखा है, जैसे आज आप लोग इंडस्ट्री के लिए बोल रहे हैं, इंडस्ट्री अगर प्रोडक्शन करेंगे लेकिन बिकेंगे कहाँ, इसलिए जो सरकार ने 33% दुकान खोलने का जो फैसला किया है और जैसे चल रहा है, इसको हम लोग 100% करने के लिए बोला है। क्योंकि देखिए ये जो बीमारी है इसका इलाज दो तरह का है। एक तो है आपको सेल्फ इम्यूनाइजेशन बढ़ाना पड़ेगा और दूसरा वैक्सीन और मेडिसिन है। वैक्सीन और मेडिसिन कब निकलेंगे, कब निकलेगा, ये अभी तक हम लोग को पता नहीं है। और अगर निकल भी गया, क्योंकि वैक्सीन अगर निकलेगा, आप कोरोना का वैक्सीन ठीक कर सकते हैं, लेकिन वैक्सीन का साइड इफेक्ट है कि नहीं, इसके लिए टाइम लगेगा। तो एटलीस्ट तो 2 साल का आगे तो हम लोग को मिलने वाला है नहीं, ये हमारा खुद का विचार है। तो इसलिए हम लोग को जो है जो हार्ड इम्यूनिटी उसका तरफ आगे बढ़ना होगा। जैसे कॉलेरा जो वायरस है, अब कॉलेरा के जैसे इंडिया ने उसका सामना किया था, उसी तरफ से एटलीस्ट 60% ऑफ द पीपल शुड गॉट इन्फेक्ट होना होगा, इम्यूनाइज होना होगा। इसलिए सरकार ने बच्चे को और जो 65 ईयर्स बड़े उम्र की आदमी लोग को बाहर निकलने के लिए मना किया है। और ये आज देखिए, अब जापान भी आज का डेट में लॉकडाउन में नहीं है, वो लोग काम कर रहे हैं, फिलहाल इमरजेंसी है। आज सिंगापुर में आज से लॉकडाउन खोल गया मोटा मोटी। तो इसका मतलब अब जीवन भी रखना होगा और कोविड के साथ जीना सीखना होगा। आप ये कहना चाहते हैं रमन जी, वो 2 साल की बात कर रहे हैं। फिलहाल जो देश की स्थिति है, अर्थनीति की स्थिति है, इंडस्ट्रीज़ की हालत है, देख ही रहे हैं आप। और सबसे जो प्रभावित हो रहा है वो कौन है? गरीब लोग, मजदूर वर्ग। क्या कहेंगे? देखिए, यह बीमारी है, ये सही है कि इसका अभी तक वैक्सीन नहीं निकला है और लोग इससे प्रभावित भी होंगे, संक्रमित भी होंगे। लेकिन साथ ही अगर हम कोरोना से संक्रमित होने से बचने के लिए, या इसकी अभी दवाई नहीं है, इससे बचने के लिए लोगों को भूखों मरने नहीं देंगे। क्योंकि कोरोना से लोग बाद में मरे, ऐसा ना हो कि लोग भूख से पहले मरने लगे। अभी रूपम जी ने भी कहा था, इससे पहले मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा कि एक सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होना चाहिए था, प्रधानमंत्री ने कहा। फिर भी लोगों ने सड़क पे पलायन किया। उद्योगपतियों को या व्यवसायियों को या वो कुछ यूनियन के सदस्यों को भी शायद दोषी ठहरा रहे थे। सही है कि अगर व्यापारियों के ऊपर तो बोझ बढ़ता जा रहा है, वो भी व्यापारी हैं और मैं भी व्यापारी हूँ, तो व्यापारियों पर बोझ बढ़ता जा रहा है। भले हम अलग अलग राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए हैं, लेकिन एक समानता है कि व्यापारी हम लोग हैं। तो आज आपने पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ा दिया। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते ही जो भी इसेंशियल कमोडिटीज़ है, जो उसका जो कैरिंग है, भाड़ा बढ़ जाएगा। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे चीज़ें, टैक्सेस है जो आपने बढ़ाया है। तो लोगों को जहाँ राहत मिलनी चाहिए थी वहाँ नहीं मिल रहा है, बल्कि लोगों को महंगाई का भी बोझ उठाना पड़ रहा है। आज सरकार को चाहिए कि गरीब लोगों के लिए अपनी खजाना खुले। आम गरीब आदमी जो गांव में है, अब 5 किलो चावल 500 रुपया या 1000 रुपया देने से उनका पेट नहीं चलेगा। और सही है कि लोग डर के पलायन कर रहे हैं कि कहीं वो कोरोना की वजह भूख से न मर जाए। आज अपने गांव में जा रहे हैं। यह संक्रमण अगर गांव में फैला तो यह भारत में बहुत बड़ी बीमारी होगी और एक बहुत बड़ा महामारी फैलेगा पूरे भारत में। नहीं, हम ये बोलना चाहते हैं रमन जी से, आप थोड़ा सजेशन बताइए क्या करना चाहिए। नहीं, सरकार आप जो बोल रहे हैं वो तो है, वो सरकार हर कोई मान रहा है, लेकिन आप सजेशन बोलिए ना। सजेशन तो पहला सजेशन तो यही था, सरकार ने पहले गलती की कि जब भी लॉकडाउन किया तो सरकार का पहला डिसीजन नहीं होना चाहिए। सारा सुनिए रमन जी, सारा वर्ल्ड संक्रमित है। देखिए, मोदी जी को वाह दे रहा है क्योंकि वो सही समय में लॉकडाउन किया है। सही समय में लॉकडाउन नहीं किया, मोदी जी ने लॉकडाउन करने में देरी कर दी। आप ये राहुल जी से ईरान से लोगों को फ्लाइट में लेके आया गया, ये बात चाइना से लोगों को लाया गया। तो एक मौका ही बन गया है अभी। नहीं, आप क्या बोल रहे हैं? सारा दुनिया ने, नहीं, मोदी जी तो वो लॉकडाउन लगाने के बाद सरकार तोड़ रहे थे। क्या बात कर रहे हैं? सरकार तोड़ने में लगे हुए थे। मोदी जी ने लॉकडाउन कर, आज अगर लॉकडाउन और पहले होता, देखिए लॉकडाउन सही समय में किया, फिर अगर सही नहीं, मैं आपके बात से सहमत हूं। गरीब के साथ अभी हाथ बताइए। नहीं, वही तो बता रहे हैं कि लोगों को, अगर लोगों के स्वास्थ्य पे आज भी लोगों का पेट कैसे भरेगा, इस पर सरकार ध्यान दे। ये पॉलिटिक्स करने का समय नहीं है, बिल्कुल समय नहीं है, इसे तो कर रहे हैं। आप पॉलिटिक्स बंद कीजिए। नहीं, पॉलिटिक्स तो आप लोग कर रहे हैं कि अमीरों को तो फ्लाइट चला रहे हैं, गरीबों को पैदल सड़क पे मरने के लिए छोड़ दिए। अमीरों की सरकार है या गरीबों की सरकार है? आसाम में जैसे हम देखिए, थाली और दिवाली की सरकार बना के सारे लोग मर जा रहे हैं।
नहीं, ये सरकार ताली थाली और दिवाली की सरकार मत बनाइए। सरकार गरीबों तक उचित समय पर दवाइयाँ लोगों को पहुंचे, सुनिए, इलाज ठीक ये से हो, देश में सबसे- लोगों को खाना सुनिए, ठीक से ये मिले, देश में इसकी सबसे व्यवस्था ज्यादा कीजिए। आप लोग ने शासन किया है, और आप लोग ने अगर शासन किया था अभी तक क्यों गरीब है? क्या बात कर रहा है? देखिए, 70 साल से ज्यादा आज आप 70 लोग साल शासन किया, अभी भी 70 गरीब बना साल के रखा है। 70 साल हम लोग पहले का कितना दिन भारत और शासन आज के किया है? भारत को देख लीजिए। क्या बात बोल रहे हैं आप? 1947 का भारत ये और देखिए, 2020 के पब्लिक भारत में क्या समझता है। अंतर है, आप देख लीजिए। आप ये अभी ये भी कोरोना से अभी बाहर भी मत गरीबी जाइए कि की 70 बात ही साल बोल है। रहा है। गरीबी मोदी जी तो हटाओ। 45 दिन आपका का हिसाब नहीं स्लोगन दे रहे है, हैं। गरीबी हटाओ, गरीबी प्राइम हटाओ। मिनिस्टर कहाँ केयर फंड में गरीबी कितना हटाया पैसा आपको? आया, उसका गरीब हिसाब को तो और मोदी जी गरीब बना दिया 45 आप दिन लोग। का हिसाब नहीं दे पा रहे हैं, और आप 70 साल का हिसाब मांग रहे हैं। अरे पहले 45 दिन का हिसाब दे दीजिए, प्रधानमंत्री केयर फंड का जो पैसा लोगों ने आप दिया ये है, आप जो चंदा सुनिए, आया है। आज का डेट में हमारे पास सारा समय की भारत कमी में है, कांग्रेस रवि का जी। कोई स्थिति ही नहीं है। केयर फंड को कांग्रेस लेकर का बहुत स्थिति सारी साफ है। चर्चाएं जारी कांग्रेस है। ने साफ कहा है कि जहां ये सरकार केयर फंड गरीबों के लिए था। पॉलिटिक्स नहीं नहीं, करना चाहता, ये प्रधानमंत्री समय था, पॉलिटिक्स क्या का नहीं है। प्रधानमंत्री आज कह दे, कांग्रेस ने साफ कहा है, जहां सरकार गरीबों को भेजने में असमर्थ होती है, कांग्रेस वहां गरीबों के लिए खड़ी है, अपने पैसे पे गरीबों को उनके राज्यों में भेजेगी। हमने तो साफ कहा और हम भेज रहे हैं। अभी आपने आपका सुना होगा कि दुनिया मणिपुर में भी अभी आपके वहां के पत्रकार बता रहे थे, जो करप्शन करके पैसा अरे करप्शन तो इकट्ठा किया है। आप तो हिसाब सारा देखिए, दुनिया को खा हमारे दिया यहाँ है। अगर करप्शन इंडिया होता को था तो उसका खोखला उपचार बना होता दिया था। है। इंडिया आप का करप्शन को डकार जा रहे हैं। अरे कहां से इन्वेस्टिगेशन कहां तो कराइए पहुंचा करप्शन दिया, का, आप तो हिसाब ही नहीं कर रहे हैं। 1947 में ₹1 इक्वल टू $1 था, और आज का 47 परिस्थिति में आप लोग कहां तक 47 में पहुंचा भारत दिया? में 200 क्या बात किलोमीटर करते नेशनल हैं? हाईवे था। 47 में भारत में 200 किलोमीटर नेशनल हाईवे था। कोई मुझे लगता है कि आपका ये पास 104 किलोमीटर नेशनल आपका हाईवे पास है। तर्क का विषय नहीं है तो 47 तर्क में मत भारत कीजिए। में सुई बनाने का भी इसमें उद्योग अभी नहीं था। ये आज तर्क करने का मंगलयान बनाया समय जा रहा नहीं है, ये यह समय उपलब्धि है गरीब का साथ खड़ा नहीं, होने का। 47 ये में भारत टीवी में भी- 17% भी शिक्षा टीवी में भाषण नहीं था। देने से काम आज नहीं है। 73% लोग आज का शिक्षित हैं। डेट में आसाम में फील्ड में एक भी कांग्रेसी आदमी को नहीं दिखा दिया कि कोई अरे गरीब को आपको हेल्प तो कर रहा है। ऐसे भी नहीं दिखेगा। आप लोग मोदी जी का चश्मा अभी हटाइए तो खड़ा सही। होइए, गरीब का साथ में खड़ा नहीं, होइए। आप लोग ये- मोदी जी का ये- चश्मा ये हटाइए, आपको कांग्रेसी भी उसका दिखेंगे समय और है। गरीब भी दिखेंगे, लेकिन जो चश्मा नहीं हट रहा है ना, वही सबसे बड़ी मजबूरी है। आप सबसे पहले एक आम भारतीय हैं। हमारे देश की शायद यही विडंबना है, हम कोरोना जैसे महामारी पर चर्चा कर रहे हैं और एक समाधान ढूंढ रहे हैं, और दो 1947 से लेकर अब तक के हिसाब किताब नहीं, पर नहीं, बातचीत जी शुरू हाँ। हो जाती है। एंकर जी, मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूं कि जी इस हाँ, समय स्वागत आप है। पॉलिटिकल आदमी को बुलाना ही नहीं चाहिए। ये टाइम पॉलिटिकल आदमी को बुलाने का टाइम नहीं है। अलग से किसी को इंटरव्यू लेना है तो अलग बात है, क्योंकि ये पॉलिटिकल आदमी नहीं, को नहीं, बुलाने भाजपा के ऐसा पास नहीं जवाब है। देने का कांग्रेस को असुविधा होता है। बुलाने से ये लोग कीचड़ फेंकेगा ही। अभी वो हम लोग नहीं चाहता है कि जी बिल्कुल, पॉलिटिकल डिबेट करो। हम लोग रूपम हम लोग गोस्वामी, खड़ा मैं होना है, आपसे ये ये कहना बहुत चाहता हूँ important है। कि और सरकार ने आपको जो अच्छे मेरे- काम किए हैं, अब तक अच्छे काम किए हैं, हमने उसको फोकस में लाया है। मैंने तो आज जिक्र ही नहीं किया असम के 3 जिलों मैंने से वो बात नहीं पीएम बोला है। किसान सुनिए, निधि योजना का जो मैंने घोटाला वो- हुआ है, मैंने नहीं वो दिखाया बात- अभी तक, क्योंकि समय की मैंने वो बात कमी नहीं है। बोला है। लेकिन जो मैंने अच्छा वो है हम बात नहीं दिखाएंगे, बोला है। मैंने जो बोला खराब है है, उसको भी इस दिखाएंगे। समय political मीडिया आदमी नहीं को करती बुलाना है, ठीक ये नहीं किसी है। से छिपी नहीं है। भले ही आपको ये चीज बुरी लगी हो, आपको आना ही पड़ेगा, क्योंकि आप प्रतिनिधित्व करते हैं। आप अरे प्रतिनिधित्व करते हैं देखिए, तो आपको जो आना होगा, और जब आप बोलेंगे तो आपके विपक्ष को भी आना होगा। मैं रवि जी, समय कम है, क्या कहेंगे पूरे नहीं माहौल को? सकता है। रूपम जी, आप सत्य को कोई छिपा नहीं सकता है। वही तो, इसलिए तो सत्य निकल के आ रहा है। जो रूपम जी हकीकत और है रमन वो जी। है। रूपम जी और रमन जी, मैं दोनों आप लोगों से आग्रह करूंगा कि हम लोगों के सामने आज जीने मरने का सवाल है। राजनीति भी होगी, जिंदगी का वो भी एक बड़ा हिस्सा है राजनीति। लेकिन फिलहाल ये है कि मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, असम गण परिषद हो, सभी दलों के प्रतिनिधियों से मैं आग्रह करूंगा, पार्टी की ताकत है सभी की, कि ये जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनको कैसे बेहतर सुविधाएं मिले, और अगर उसमें उनको क्वारंटाइन किया गया है तो प्रशासन की मदद, एक शहरी होने के नाते, एक नागरिक होने के नाते, अगर हम सारे लोग जुट जाएं कि ये जो भी लोग आ रहे हैं, ये चुनौती आ रही है, एक बड़ी चुनौती आ रही है नॉर्थ ईस्ट पर। रवि जी, आपने बहुत बढ़िया बात बोला है, और मैं आपको गारंटी के साथ बोलता हूँ आसाम का बारे में, क्योंकि मैं आसाम से हूँ। मैं आसाम स्टेट का बारे में मुझे मालूम है। आसाम में पूरा 101% हम लोग व्यवस्था करके रखा है। अभी अगर कोई इसको लेके पॉलिटिक्स नहीं करता है, पूरा 101%। रूपम जी, जरूर आप चाहेंगे कि पूरा कांग्रेस भी कोशिश आपकी जारी। मदद करे इस बड़े मिशन में?
अरे हर कोई जी हाँ, बिल्कुल कांग्रेस तो बिल्कुल। कांग्रेस तत्पर है। अपना कांग्रेस भी सरकार तत्पर के है, हर सही काम तो के लिए चर्चा में हर सार्थक कोई- बात हर ये कोई सामने आई है, कांग्रेस चर्चा में कांग्रेस की तरफ सार्थक से बात पूरी ये तरह से सामने आई कांग्रेस तत्पर है है सरकार कि का साथ सत्ता देने के पक्ष लिए। के साथ सहयोग करने के लिए आपका विपक्ष भी तैयार है। तो कुल मिला के स्थिति यह है कि हम कोरोना संकट से लड़ेंगे और अगले 2-3 सालों तक हमें पूरे परिप्रेक्ष्य को देखना होगा, हमें इंडस्ट्रीज को भी जिंदा रखना होगा, हमें कामगारों को भी सुविधा देनी होगी, हमें और स्किल्ड लेबर भी चाहिए होंगे। और जहां तक गरीबों की बात है, मोदी सरकार शायद आज रात प्रधानमंत्री मोदी जब राष्ट्र को संबोधित करेंगे तो कुछ नई घोषणाएं जरूर करेंगे। फिलहाल जो सबसे जरूरी बात यह है कि हर नागरिक का अब कर्तव्य हो गया है कि सरकार के साथ सहयोग करे, और किस तरह से करे ये शायद आज प्रधानमंत्री बताने वाले हैं। मुद्दा में इतना ही, आप सबका धन्यवाद।